नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मानसून सेशन चल रहा है और विपक्ष के सवालों के जवाब पार्टी ढूंढ रही थी। सत्ता पक्ष को विपक्ष की तमाम जिस तरह का हंगामा ऑपरेशन सिंदूर और तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा था और जिस तरह से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के लिए विपक्ष ने पहले से गोलबंदी करके जिस पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साइन भी हैं उसको आगे बढ़ाया गया। इन सब के बीच में जो बीएसी में निर्णय हुआ था, जो वहाँ संसद का जो कार्य तय करती है, उस सब के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरी तरह राज्यसभा में लगे हुए थे। लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक शाम को जब बम फूटा तो लगा कि जैसे सब कुछ यानी पक्ष और विपक्ष दोनों ही कंफ्यूज दिखाई दिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जयराम रमेश जैसे क्रिटिक्स भी कह रहे थे कि उनके इस्तीफे का कारण क्या है, पता करना चाहिए, उनका इस्तीफा कुछ और है। किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे और फिर तमाम पार्टियों से उनके लिए जगदीप धनखड़ को वापस लेने के लिए कि इस्तीफा वापस ले, इस पर कई सारी अपीलें भी आपने सुनी। तो जो मानसून सेशन का पहला दिन है उसका जिस तरह से पहले दिन की समाप्ति हुई वो किसी को भी चौंकाने वाला था, क्योंकि इससे पहले इस देश के किसी उपराष्ट्रपति ने इस तरह इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले जो दो उपराष्ट्रपतियों ने इस्तीफे दिए थे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दिए गए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ ने ऐसा कोई इस्तीफा उसके साथ नहीं दिया। उनका तो साफ तौर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का सहारा लिया और इस तरह से उपराष्ट्रपति पद का पद छोड़ दिया, जिसको वो 10 दिन पहले ही एक सभा में उन्होंने कहा था कि अगर भगवान की कृपा रही तो मैं 2027 में इसको छोड़ दूंगा। मतलब जिस तरह से त्यागपत्र देके राजनीति से उसकी बात कर रहे थे। अब उन्होंने जिस स्वास्थ्य का सहारा लिया कि स्वास्थ्य उनका कमजोर है इस इस्तीफे को देने के लिए, इस पर बहुत सारे सवाल आपने देखा विपक्षी पार्टियों से लेकर उनके पक्ष की पार्टियों के भी जवाब जो आ रहे हैं उनके कि वो स्वस्थ दिख रहे थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो पूरी तरह से सदन में थे, बल्कि ज़्यादा समय उन्होंने सदन में दिया। अमूमन जिस तरह वो देते हैं, फिर बीच में दूसरे उसको उपसभापति के साथ जो पदेन हैं उनको मौका मिलता है, उन सबको भी उससे भी ज़्यादा वो पहले दिन बैठे रहे और उसी तरह जो उनकी छवि है नियमों पर दृढ़ता उसके साथ ही वो लगे रहे। अचानक ऐसा क्या हुआ, इसने बहुत चौंकाया है। इस पर बहुत अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विश्लेषण हम रखेंगे कल जिस तरह शहीद रैली में ममता बनर्जी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी और उनके तमाम उस पर अपनी जो लाइन तय की है वो एक इस तरह की लाइन है जो ये बता रही है कि 2026 का चुनाव है वो ममता बनर्जी वापस अपनी पिच पा चुकी हैं, जिसको उन्होंने ऑपरेशन 40 का नाम दिया है। उस पर अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने अपनी भाषाई अस्मिता को इस बार एक बहुत बड़ी उस पर चुनावी रैली के लिए, चुनावी जो आने वाला मुद्दा है उसके लिए उसको चुना है। और बिहार और असम ये दो राज्य हैं जिनको इस समय जिस पर वो अटैक कर रही, माफ़ कीजिएगा, बिहार वो राज्य है जिस पर बंगाल और असम दोनों की निगाहें टिकी हुई है और दोनों वहाँ से अपने अपने लिए जो चुनाव को कि किस तरफ वो ट्रेंड जा रहे हैं उस पर देख रहे होंगे। इस पर एक पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर वापस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जाते हैं। चूँकि ये पहला पूरे भारत के संवैधानिक इतिहास का इस तरह का मौका है। अब सब कयासबाजियाँ हैं, क्योंकि कोई भी इस पर ये नहीं बता रहा कि आखिर इस तरह से ये हुआ क्या है। जो एक जिनसे भी बात की जा रही वो कह रहे हैं कि क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं ये क्या सोच के कदम उठाया गया। इसके साथ बहुत सारे लोगों को कहा गया कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से किसानों के मुद्दे को लेकर उनको थोड़ा एक गुस्सा या रुख था इस तरह का, लेकिन ये सब कयास हैं जो धीरे धीरे लग रहे हैं। इनमें कोई भी चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हों तो लोगों का एक रुख तो ये भी है कि वो जुडिशरी भी एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जगदीप धनखड़ लगातार जुडिशरी पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे थे और वो कॉलेजियम सिस्टम से लेके तमाम चीज़ों पर, जजों की जिस तरह की उनको लगता है आउटरीच इस वक्त
वक्त हो रही है। जुडिशरी जिस तरह से सरकारी फैसलों पर सवाल उठा रही है, उसको लेकर जगदीप धनखड़ लगातार वोकल थे। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या उससे उनका मुकाबला हुआ, और लेकिन अगर वो हुआ तो फिर सरकार वो इस्तीफ़ा क्यों दे, सरकार मतलब क्यों फैसला ले। अब सवाल है कि नेताओं से अगर आप पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि जितना आपको पता है इतना ही हमको पता है, यानी किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं। कोलिजियम सिस्टम पर अगर हम लोग देखें जिसकी बात की गई, तो जगदीप धनखड़ लगातार न्यायपालिका पर उस पर उसकी टिप्पणियों पर सवाल कर रहे थे। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम हो या लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता पे अपने विचार आपने देखा होगा बेधड़क तरीके से रखे, और देश में एक नई बहस भी शुरू हुई थी राष्ट्रपति को समय सीमा देने पर। चूंकि आज उस पर बहस होगी, जो रेफरेंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस राष्ट्रपति ने मांगा है उस पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राष्ट्रपति को बिल पास करने के लिए और राज्यपाल को एक समय सीमा निर्धारित की थी जो संविधान में कहीं नहीं थी। तो उस पर भी उन्होंने बहुत ही, जिसको कहा जाए कि बहुत सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीके से उसको जगदीप धनखड़ ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि ये आर्टिकल 142 का प्रयोग, जिसने उन्होंने लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बना दिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति और राज्यपालों को फैसला लेने के समय सीमा तय करने में बहुत ज़्यादा असहज थे। और जब जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बोरियों में कैश बरामद हुआ था और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो भी उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को बहुत उस पर बहुत उसकी आलोचना की थी। जब महाभियोग प्रस्ताव आया, कल भी जब विपक्ष का आया, विपक्ष की ओर से जस्टिस, बल्कि ये कहा गया कि शायद सरकार ने उस पर कहा है कि भाई आपने विपक्ष का प्रस्ताव पास कर, वो मान लिया गया। चूँकि विपक्ष जैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया शुरुआत वाला, धनखड़ ने मंजूर करने में जरा सी देरी नहीं की, और एक तरह से सरकारी कार्यकारी सदस्यों से लोकसभा में इसी तरह की कार्रवाई वहाँ सभा हुई। तो अब 22 जुलाई है, आज उसको इस पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बताना है, सुप्रीम कोर्ट के 14 सवालों पर सुनवाई करनी है जो उसको लेकर अपना। अब ये उससे पूर्व संध्या पे अगर इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए सवाल खड़े करता है। बहुत सारे लोग इसको सरकार के साथ चल रही उनकी रस्साकशी को गिनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी आपने देखा होगा इस तरह की कोई खबर नहीं आई, बल्कि उनके खिलाफ पहली बार संसदीय इतिहास में विपक्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जो कभी भी मतलब इस तरह से कभी भी नहीं लाया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि आने वाला वो है। लोगों को लगता है कि पीएम जो है, इस पहले अमित शाह ने जो ओम बिरला के साथ मिलकर इस संकट को टालने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो अपना इस्तीफ़ा सोशल मीडिया पर जांची। कहा भी गया था शुरुआत में कि शायद प्रधानमंत्री उनको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस पर नहीं हुआ। अब तो सब अगली प्रतिक्रियाएं ये हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति की दौड़ में कौन है, क्योंकि राजनीति का यही तौर तरीका होता है कि एक पद खाली होता है, लोग थोड़ी देर तक जाने वाले की बातें करते हैं, फिर आने वाले के नाम के साथ वो कारवां आगे बढ़ जाता है। तो ये विपक्ष जो है वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका ऐसा प्रस्ताव लाया गया था उनके खिलाफ, लेकिन उनके रिश्ते आप देखिए जिस तरह से विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं, चाहे वो लोग राज्यसभा में सीपीएम के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के, उन तमाम लोगों का कहना है उनको लाया जाना चाहिए। तो अब ये देखा जाएगा, क्योंकि जयराम रमेश ने कहा कि उनका इस्तीफ़ा जितना हैरान कर देने वाला उतना ही अकल्पनीय है। मैं 5 बजे तक उनके साथ था, 7:30 बजे फ़ोन पर बात की, इसमें संदेह नहीं कि धनखड़ को अपनी सेहत को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके अप्रत्याशित स्थिति में जो दिख रहा है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि उन्हें मंगलवार दोपहर 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक तय थी। उन्हें न्यायपालिका से जुड़ी कुछ घोषणाएं करनी थी। हम उनसे उम्मीद करते हैं, पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं, उम्मीद करते हैं इसे विचार बदलने के लिए बना लेंगे। ये राष्ट्रहित में होगा। कपिल सिब्बल ने भी कहा देशभक्त है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, लेकिन वो कभी अपनी बात दिल में नहीं रखते। तो ये जो है मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इसका अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि इससे निकल के क्या आता है, क्योंकि ये कार्यकाल उनका 2027 तक था और उन्होंने 10 तारीख को ही कहा था, जो मैं आपसे पहले कह रहा था, वो 10 जुलाई को एक प्रोग्राम में उन्होंने
कहा था कि मैं जो हूँ, ईश्वर ने सब कुछ कहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये सवाल हो रहा कि आखिर धनखड़ नाराज किससे हुए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को लेकर तो तमाम लोग कह रहे कि पहले से बेहतर दिख रहे, क्योंकि एक बार जून में उनको दर्द हुआ था और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वो उसके अपने हार्ट को लेकर कुछ समस्या को लेकर वो हॉस्पिटलाइज हुए थे, मिले थे उसमें, तो उस पर भी उनका सवाल है। अब ये है कि उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कई सारी नाराज़गियाँ जताई और किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत सारी बातचीत उनको कहा जाता है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों की कि ये कैसे होगा इनकी। अगर वो देखें तो इन्होंने जनता दल से अपना कैरियर शुरू किया था, उसके बाद अलग अलग पार्टियों में होते हुए बीजेपी तक का सफ़र तय किया। ये 1993 में कांग्रेस से सांसद विधायक रहे, उससे पहले 1989 में ये जनता दल से पहली बार चुनाव जीते थे। हिरण वाले मसले में एक बार इनका सलमान खान की तरफ से खड़े होने का भी रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के साथ एक कल का जो सारा मानसून सेशन के पहले दिन में विपक्ष की या पक्ष की जो भी रणनीति थी, उससे ऊपर कहीं धनखड़ का इस्तीफ़ा पहुंच गया। और धनखड़ का ये इस्तीफ़ा मुझे लगता है आने वाले समय में राजनीति में कई सारी चीज़ें आपको कई सारी अभी उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं जो मुझे लगता है आने वाले समय पे आपको एक और धमाका दे सकती है अगर ऐसा हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर वो जो जिस तरह से कृषि को लेकर, किसानों के मामलों को लेकर, खासतौर से एमएसपी और उन सब को लेकर उनका दबाव रहता था कि किसानों के साथ हो, लेकिन ये भी कोई किसी से इसकी कंफर्मेशन नहीं, ये भी एक कयास ही माना जा सकता है। तो उन सब पे एक राजनीति आज के दिन में कुछ और तरीके से जब सदन चल रहा है तो उसमें कुछ और तरीके से ये सब जाएगा। लेकिन हम वापस लौटते हैं, हम आपने आज के उस पर कोलकाता में शहीद रैली हर साल करती हैं ममता बनर्जी, और ये उन लोगों की याद में हुआ जाता है जब वो वाम मोर्चे के शासन में वो चाहती थी कि आधार कार्ड को एक स्थायी उसके तौर पर दिया जाए, चुनाव उसके दौरान उनकी पहचान पत्र के तौर पर रखा जाए। उस वक्त उनको सदन में जब वहाँ उन्होंने धरना दिया था, उसमें गोली चली थी, कुछ लोग मारे गए थे, तो उसको वो शहीद दिवस के तौर पर तब से मनाती हैं। लेकिन अब ये अगर आज देखें हम इसको, कल पूरे दिन इस पर अगर ममता बनर्जी के नारे देखें, ममता बनर्जी ने कल जिस तरह भारी भीड़ हमेशा उमड़ती है, क्योंकि ममता बनर्जी मुझे लगता है बंगाल में उनके कद का कोई नेता अभी नहीं है, लेकिन वो जब कांग्रेस में हुआ करती थी, युवा कांग्रेस की अध्यक्ष भी हुआ करती थी, तब भी उन्होंने जब जो सबसे बड़ी रैली बुलाई थी, जिस तरह जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव हुआ करते थे उसके खिलाफ भी उस वक्त जो बहुत बड़ा विशाल जो जुलूस निकला था, चूँकि कोलकाता में जुलूसों में भीड़ होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ काडर आधारित पार्टी रही है, यानी हर एक आदमी वहाँ काडर्स के साथ जुड़ता है, तो वो भीड़ में पहुंचता है क्योंकि हर एक आदमी को। लेकिन ममता बनर्जी की भीड़ हमेशा अलग होती है। ये भीड़ एक ऐसी भीड़ होती है जो अभी उनके कद के किसी भी लीडर को कम से कम बंगाल में तो नहीं देखने दे रही है उस तरह की भीड़। कल भी बहुत भारी भीड़ धर्मतल्ला के उस पर थी, लेकिन इस पूरी लड़ाई में उन्होंने ये तय कर दिया कि ममता बनर्जी बीजेपी को उसकी सबसे कमज़ोर टर्फ पर, जो बीजेपी की सबसे कमज़ोर टर्फ है, उसी पर खिलाएंगी। वो लगातार उन्होंने भाषा को लेकर इस बार, पिछली बार भी बीजेपी को बाहरी होने का, चूँकि जो भी लीडरशिप थी उन्होंने कुछ लोग ज़रूर वहाँ शामिल किए थे जो वहाँ के नेता थे, लेकिन वो बाद में सब चले गए। उस वक्त भी बीजेपी इस काट को नहीं खोज पाई थी, जबकि शुभेंदु जैसे उनके करीबी सहयोगी को बीजेपी ने अपने साथ शामिल किया था और उनको बहुत वो भी दी थी, तरजीह दी थी। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने जो बाहरी का खेल किया था कि खेला होबे जैसे नारों के साथ, उसकी काट बीजेपी को नहीं दिखाई दी थी। इस बार तो बीजेपी मुझे लगता है और थोड़ा सा बैकफुट पर है, क्योंकि एक तो बंगाल में उसके जो लीडरशिप है उसको वो सेंट्रल से ज़्यादा गवर्न दिख रही है, उस तरह की लीडरशिप जिस तरह के दिल्ली में बैठ के उनके साथ रेटिफिकेशन होता है, उनको पत्तों की तरह फेंटा जाता है, जो अक्सर कहा जाता है कि जो हाईकमान कल्चर थी वो बंगाल में महसूस की जा रही है। क्योंकि बंगाल के लिए बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दांव वो चल सकती है। पिछली बार वो बेहद उत्साहित थी, उससे पहले ही उसकी लीडरशिप चुनाव से पहले लगभग 1.5-2 साल पहले से तैयारियां कर रही थी। उसने बहुत सारे, चूँकि जैसे
जैसे ही उसको लोकसभा में 18 सीटें मिली थी 2019 के बाद, उसी समय उनको ये लगने लगा था कि हमको बंगाल फतेह कर सकते हैं और उसको फतेह करना है, उसको इस बार नहीं छोड़ना है। इसीलिए आपने देखा होगा उस लेवल पर आपको बंगाल की तैयारियां दिख रही थी पूरी तरह से। शुरू से ही कार्यकर्ता अलग अलग जगह से उनको उस राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांट के उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स देकर फिर उसमें प्रमंडल दिए, तमाम चीज़ें वहाँ उस समय दिखाई दी थी कि बीजेपी एक जीत की लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी भी शायद पहली बार उससे चौंक गई थी और वो इतनी ज़्यादा टफ फाइट की उम्मीद नहीं कर रही थी, इसीलिए उस पूरे चुनाव में। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी ने जो शातिर जो राजनीतिक एक स्ट्रेटजिशियंस होता है उसकी तरह उन्होंने बिहेव किया था और उन्होंने बीजेपी को उन्हीं हिस्सों में जहां वो बीजेपी जहां भी कोई ज़ुबान से निकलता शब्द था उसको ममता बनर्जी उठा लिया करती थी। दीदी ओ दीदी और ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने महिला वोटर की रैली अपने पीछे करने की कोशिश की और जैसे ही रिजल्ट आए बीजेपी को सदमा लगा, लेकिन उससे ज़्यादा ममता बनर्जी सदमे में थी क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि क्या 39% वोट बीजेपी को मिल सकता है। हालांकि वो जीती बड़ी शानदार तरीके से 2215 सीटों के साथ वो पहुंचकर इतनी बड़ी विशाल जीत उन्होंने हासिल की और उनका मत प्रतिशत भी 45-46% था। तो उसके बावजूद उन्होंने अगले चुनाव की तैयारी की थी और बीजेपी ने जिस तरह, चूँकि उन्होंने जिस तरह से बंगाल की राजनीति की हिंसा एक हथियार के तौर पर है, एक वहाँ राजनीतिक हथियार माना जाता है, उन्होंने उस हथियार का बखूबी इस्तेमाल किया। जिस तरह से एक डर और खौफ पूरे राज्य में बैठाया वो मुझे लगता है बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप के दिल में ज़्यादा बैठ गया था और वो जो कानून या संविधान उनको ताकत देता है उस डर से उन्होंने उसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। और ममता बनर्जी ये समझ चुकी कि आखिर सेंट्रल लीडरशिप को कहाँ तक डराया जा सकता है, कहाँ तक उनके साथ खेला जा सकता है। लिहाजा उसके बाद आपने देखोगे ममता बनर्जी ने अपने आक्रामक रूप में और ज़्यादा बढ़ोतरी की है, उन्होंने और आक्रामकता की है, वो कम नहीं हुई। राजनीतिक उग्रता उनकी बढ़ती चली गई और बीजेपी डिफेंसिव होती चली गई। बीजेपी में जिन कार्यकर्ताओं, जिन लीडर्स ने उनके लिए जान लगाई, जिन्होंने उनके लिए फील्ड में जाकर खतरे झेले, वो धीरे धीरे पार्टी से किनारा करते दिखने लगे। उनको मालूम है कि इसका हल अगर राज्य स्तर पर होता तो वो खुद कर चुके होते और इनसे पहले कांग्रेस या वामपंथी पार्टी उसका हल खोज चुकी होती, जो हिंसा वहाँ होती है उसके हिसाब से। लेकिन चूँकि केंद्रीय, मुझे लगता है बीजेपी केंद्रीय, उसमें ये कमी हुई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी फिर दुर्गापुर पहुंच रहे हैं, वो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको भीड़ के हिसाब से आंकें या उसके हिसाब से आंकें तो ममता बनर्जी यकीनन बहुत आगे दिखाई दे रही हैं। वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछली बार से ज़्यादा आश्वस्त दिख रही हैं। इस बार पहले से ज़्यादा अगर आप अभिषेक को देखेंगे वो और आक्रामक हो रहा है। वो ये कह रहा है कि भाजपा को मिटा देंगे, इस तरह की चीज़ों के साथ अगर आप कल के नारे देखें तो वो एक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ये धर्मतल्ला में चुनावी पार्टी को नया वो दिया है नारा, ये है आमादेर दर्शन तोमादेर विसर्जन, यानी हमारा तृणमूल दर्शन और भाजपा का विसर्जन, यानी उसको समाप्त कर दिया जाएगा। यही पार्टी का उस पर आपने अभिषेक का सुना, अभिषेक ने अभी यही नारा लगाया जो अभिषेक बनर्जी हैं, माफ़ कीजिए, जिनको भाईपो और अगला उत्तराधिकारी, यानी अगर 4 के बाद अगर किसी का चेहरा दिखाई देगा तो आपको अभिषेक बनर्जी का चेहरा दिखाई देगा। उन्होंने ये नारे मंच से 3 और नारे लगवाए। पहला कहा जब्द होवे स्तब्ध होए, यानी कब्जा भी होगा और चुप भी कराएंगे। ये इशारे हैं, जो खेला होवे जैसे नारे थे उनमें एक धमकी छिपी हुई होती है, उसी तरह का एक नारा है जब थोबे तब थोबे, ये भी एक धमकी दे रहा है कि कब्जा भी होगा और चुप भी कराएंगे। और इसके साथ एक और जो दूसरा नारा दिया, खेला अबार होबे, इस बार खेला में छक्का मारना होगा। और तीसरा जो नारा है जो बीजेपी को सीधे तौर पर कहा, पोद्दो फूल उपड़े फैला होबे, यानी कमल का फूल उखाड़कर फेंकना होगा। ये ममता बनर्जी ने पूरे उसके साथ अपने लोगों से नारे लगवाए और उसके बाद आपने देखा किस तरह से अभिषेक बनर्जी उनसे भी ज़्यादा आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। और उसके बाद सुकांत मजूमदार या जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने अलग अलग नारे ज़रूर बताए। उन्होंने कहा, वो नारों का हकीकत उन्होंने खोली कि ये शहीद दिवस है, लेकिन आप ये देखेंगे कि वहाँ किसी भी तरह से इस शहीद दिवस में कहीं भी उन्होंने कहा कि शहीद दिवस पे ममता बनर्जी की हंसती हुई तस्वीरें लग रही हैं।
अगर ये शहीद दिवस है तो ममता बनर्जी तो शहीद नहीं हुई थी, जो शहीद हुए थे उनका क्या हुआ जो उसके साथ। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पास उनके इस जिस तरह की नारेबाजी के साथ उन्होंने ये पूरा चुनाव को तैयार किया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये हमारे खिलाफ जो भाषा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जिस तरह से बंगाल में बंगालियों का जो बीजेपी के राज्य हैं जिनमें बीजेपी सरकार है, वहाँ बंगालियों के साथ जिस तरह से हो रहा है उसका जवाब दिया जाएगा और चुनाव के बाद इनको शिविर में भेज दिया जाएगा। यानी बंगाल में जो बीजेपी के लोग हैं उनको शिविर में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप कल के उसको देखते हैं तो दोनों चीज़ें उन्होंने साफ तरह से, मतलब जिस तरह से एक धमकी देने वाला अंदाज है वो भी आपको दिखाई दिया, और जिस तरह से उन्होंने उस धमकी के साथ बीजेपी को बाद में आने वाले समय के लिए उनके नेताओं को की मूड क्या होगा ये बताया। अगर मैं ये कहूँ कि भाषा और जन भावना, ये दो को लेकर वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इस पूरे चुनाव को लड़ेंगी, ये उन्होंने साफ किया। अब हम लोग बिहार के नतीजों को देखते हैं कि आखिर बिहार के चुनाव पर क्यों नज़र है, बंगाल की भी और असम की, क्योंकि इन तीनों राज्यों में अवैध आप्रवासियों का मसला बहुत बड़ा है। वोटिंग के अंदर इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोटिंग जो होगी उसको लेकर हल्ला हो रहा है कि SIR वहाँ नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको यहाँ नहीं होने दिया जाएगा, एक भी वोट कटने नहीं दिया जाएगा। यदि एक भी वोट कटा तो हम चुनाव आयोग को घेराव कर देंगे और तमाम, मतलब अगर हम कल के उसको देखेंगे तो वो एक चुनौती देती हुई दिख रही हैं, कई सारी चीज़ों को चुनौती दे रही हैं। वो बीजेपी को नहीं, केंद्र सरकार को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मंच पर उस शख्स को भी लाया जो आसाम से, जिसको राजवंशी, जिसको नोटिस दिया गया, यानी जिसको उसका होने के नाते अवैध अतिक्रमणकारी मानकर उसको जो नोटिस दिया गया, वो उसको भी लेकर मंच पर आई, जो ये बता रही थी कि देखिए हमारे खिलाफ जो है इस तरह से बंगालियों के खिलाफ, अलग जगह बंगाली और बंगाली भाषा के खिलाफ। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इस बार हम लोकसभा में बोलेंगे, देखता है हमको कौन रोकता है। तो ये पूरी तरह वो भाषा के इर्द गिर्द हो रहा है। उन्होंने साफ किया भाषा, संस्कृति और पहचान ही होगी। इसने कहा कि 2026 के बाद भाजपा को चुनावी तौर पर हिरासत शिविरों में भेजा जाएगा, राज्य से मिटा दिया जाएगा। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ने टीएमसी की शहीद रैली में सारी बातें कही कि भाजपा बंगालियों को मातृभाषा बोलने के कारण निशाना बनाती रही, हम बांग्ला बोलते हैं इसलिए सिर्फ निशाना बनाया जा रहा, और हेमंता बिस्व शर्मा को अपने निशाने पर रखा। इससे ममता बनर्जी को, तो अगर हम लोग देखें, ममता ने कहा कि 1000 बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया और जेल भेजा गया। ये राज्य थे ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इन्होंने कहा कि अब ये हमारा ये तय कर रहे हैं कि कौन अंडा खाएगा कौन चिकन, ये हमारा बुनियादी स्वतंत्रता पर हमला है और बंगाल ये सब कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सब जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम SIR होने नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कल की रैली से निकल के आती हैं कि बीजेपी को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी रणनीति अपनाएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो क्या खेलेंगी। और बीजेपी अब इसके इर्द गिर्द, मुझे लगता नहीं कि उनके पास कोई इस तरह का लीडर है जो इस पर खड़ा करेगा। बीजेपी भी मुझे लगता है कई बार कांग्रेस की तरह सोचती है कि जब लोग परेशान हो जाएंगे, लोग तब हो जाएंगे, तो आप बस उस समय का इंतजार कीजिए जब लोग अपनी जान पे खेल के तुमको जिता दे, तुमको सत्ता में ले आए, बाकी आप उसके लिए कोई रणनीति ना बनाए। जबकि लोगों ने अपनी जान पे खेल के ही उनको वोट दिया था, और जब तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने और उन राजनीतिक घरों ने रेप किए, हमले किए, उनके घर तोड़े और उनको घरों से भगाया, उस वक्त उनको बीजेपी की तरफ से उस तरह की वो नहीं मिली थी। अगर हम लोग देखें तो तीनों माफ़ कीजिए, मैं वापस उसी मुद्दे पर जा रहा हूँ जो कि क्यों बिहार पर नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि तीनों में अवैध अप्रवासी हैं। और चुनाव आयोग ने जो बिहार में कराया है, आपने देखा उसमें लगभग 5-6% तक का निकल चुका है, जिसमें मृत हैं, जिसमें परमानेंट रूप से माइग्रेट हो चुके हैं, या जिनके जो कहीं से दो वोट हैं। तो उससे आप ये सोच के देखिए कि अगर 1% भी फर्जी होता तो 8 होता। इस तरह से 40 लाख अगर वोटर्स उस
वोटर लिस्ट से निकलते हैं, जो लगभग 35 लाख तो लगभग कंफर्म हो ही चुके थे, जो उस समय जब तक 90% हुआ था, 90-95% SIR हुआ था। तो ऐसे में क्या 40% आप ये सोचते हैं 40 लाख वोट किस तरह से किसी राज्य के चुनाव को, जहां मामला बाइपोलर हो, वो किसी भी तरह उसको बदल सकते हैं। यानी उस पर पूरे बदलाव को हम देख सकते हैं कि पूरे चुनाव को कैसे बदला जा सकता है। ये एक बड़ी मुझे लगता है, इसीलिए वो जो देख रहे हैं कि क्या कोर्ट का, चूँकि अभी जो देगा चुनाव आयोग का जो हलफनामा दिया जाना है, क्योंकि इस पर कोर्ट कह चुका, और मुझे नहीं लगता कि जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के जो सुझाव है उनको स्वीकार करेगा। वो अपने हलफनामे में इसके विरोध में खड़ा होगा, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमने ये कहा भी था कि देखिए राशन कार्ड फर्जी बनते हैं, हर साल उनमें करेक्शंस होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। उसी तरह आधार कार्ड फर्जी बनाने की फैक्ट्रियाँ जगह जगह पर खुली हुई हैं और वो हर आदमी के पास मिलता है। तो इसीलिए चुनाव आयोग इसको जो विभिन्न हाई कोर्टों के फैसले हैं जिसमें इसको कहा गया कि ये कोई सबूत नहीं है नागरिकता का, और मुझे लगता है कि अब और कड़े रूख के साथ SIR के लिए प्रतिबद्ध होकर आप चुनाव आयोग को देखेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग 28 को इस पर अगली तारीख तय होनी है, तो उसमें चुनाव आयोग को हम इसके साथ देखेंगे। तो अब अगर हम लोग ये जाते हैं फर्जी वोटर पूरा, क्योंकि इस वक्त जो है पूरा विपक्ष एकजुट होकर खड़ा इसलिए है क्योंकि उनको मालूम है हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 राज्यों की बड़ी हार ने उनको बहुत पस्त किया हुआ है। ऐसे में उनको बिहार से एक जीत चाहिए और जीत की उम्मीद में वो आगे जा रहे हैं। अगर हम देखें कि ये जो पहले सिर्फ जो मोस्ट बैकवर्ड इलाका, जो उनकी वोटर्स है, जो मोस्ट बैकवर्ड जो एक क्लास तैयार की थी JDU ने, खासतौर से नीतीश कुमार ने, जिसको अलग से 118 जातियों को निकाल कर उन्होंने खड़ा किया था, उनमें से उन जातियों का जो वोट बैंक है वो 35 से 36% है, और वो बुरे से बुरे वक्त में नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा था। इस पूरे उसमें चूंकि एक तो ये चल रहा है, SIR चल रहा है, उसमें उनके नाम कट रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये MB वोट बैंक जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो वो है, ये कहाँ जाएगा, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का ये वोट कहाँ जाएगा, इस पर बहुत ज़्यादा, इसीलिए पहली बार तेजस्वी ने इसी क्लास के एक शख्स से मंडल को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत कम करती है जनता दल, लेकिन वो आपने वहाँ देखा है। दूसरा क्या हुआ कि अचानक जो है आपने कानून व्यवस्था ने तेजस्वी और उनकी पार्टी को एक मुद्दा दे दिया। तेजस्वी ये कानून व्यवस्था को लेकर वो जिस तरह से इंडी गठबंधन आप देखेंगे बिहार में एग्रेसिव है, वो उन पुरानी यादों को हटा देना चाहता है जो जंगल राज के नाम से 1990 से 2005 के बीच में लालू प्रसाद या उसके परिवार की सत्ता के दौरान हुआ था। इससे जो है मुझे लगता है ये ज़्यादा चीज़ें बताएंगे। इसके साथ साथ अब ये आखिरी कार्यकाल होगा नीतीश कुमार का इससे ज़्यादा, चूँकि उनकी सेहत ये अब गंवारा नहीं कर रही है कि वो इससे ज़्यादा का कोई कार्यकाल कर पाएंगे। तो जो बहुत सारे राजनीतिज्ञ हैं, जो मैं आपको बता रहा था, चिराग पासवान किस तरह से ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को वहाँ जमा सके, क्योंकि चिराग पासवान को लगता है दिल्ली जैसी बड़ी जगह में एक छोटा सा चिराग बनने से बेहतर है एक छोटी सी जगह में बड़ा रोशनी का चिराग बन जाऊँ। तो वो अगर वो पिछली बार 138 सीटों पर चुनाव लड़के 5% वोट हासिल किए थे, सिर्फ 1 सीट उनको मिली थी, लेकिन वो हराने में बहुत सीटें कामयाब हुए थे। और अब जिस तरह से उनका मूड दिख रहा है, जिस तरह से वो दिख रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये सिर्फ वोट सीटों को बढ़ाने की वो है, लेकिन ये वहाँ उनको लोगों को ताकत दे रही है, विपक्ष को एक हौसला दे रही है कि शायद चिराग अगर निकलते हैं तो ये पूरा समीकरण बदला जा सकता है। इसको लेके मुझे लगता है कि बिहार की हर एक घटना पर बंगाल और असम की राजनीति प्रभावित हो रही है, क्योंकि उसने घुसपैठ की जो समस्या है बिहार से ज़्यादा बंगाल और असम में है। घुसपैठियों के जो वोटिंग कार्ड का मसला है वो यहाँ से ज़्यादा असम और बंगाल में है। तो लिहाजा जो SIR की वजह से देख रहे हैं और SIR की वजह से देख रहे हैं, और उसके अलावा वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम ध्रुवीकरण है, चूँकि अगर वो ज़्यादा होता है, चाहे बंगाल हो, तो बंगाल में अगर वो ध्रुवीकरण को बीजेपी अगर पिछली बार से आगे की तरफ ले जाने, जो मैंने अभी बताया, संभव नहीं लग रहा, क्योंकि उनके लीडर्स जो है इस समय वहाँ बंगाल में तो
बैकफुट पे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बंगाल उसमें असम में देखते हैं तो असम में हेमंत बिस्व शर्मा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो है वो ध्रुवीकरण ममता को मदद देगा या नहीं देगा ये तो अलग बात है, क्योंकि ममता अपने आप में इतना बड़ा वोट बैंक क्रिएट कर चुकी जो वहाँ बंगाल की महिलाओं में है, और हिंदुओं का जो एक भद्र लोग है वो पूरी तरह उनके साथ है। अभी भी वो बीजेपी के साथ नहीं पहुँचा, और वहाँ वामपंथी या कांग्रेसी वोटर अगर वो लौटना चाहते हैं या वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उनके पास टीएमसी के अलावा कोई विकल्प नहीं। इसीलिए बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर जो बिहार का जो चल रहा है एसआईआर उसका असर ज़्यादा होने की उम्मीद है। लिहाजा इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी रैली में भी इसी को बड़ा हिस्सा माना है। उसके उलट आप देखेंगे असम में अगर ऐसा होता है, असम में ये तमाम चीज़ें वैसे ही हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह की कड़क तरीके से अपने बयान देते हैं और वो जिस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि वो बाकी सब जगह पर इतना ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन वो भी ये देखेंगे कि एसआईआर का आखिर बिहार का रिजल्ट क्या आता है, बिहार में कौन सा मुद्दा चलता है जो उनकी पार्टी को भी वहाँ बीजेपी की तरफ से उनको अपनी रणनीति बनाने में मदद करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। इसके अलावा हम लोग चूँकि उस पर धीरेन डायलॉग पर क्राइम की खबरों की बात करते हैं तो उस पर हम लोग करेंगे। वहाँ पकड़े गए हैं 3 कांवड़िए, मतलब मुजफ्फरनगर में उनको कांवड़ के वक्त ऐसे 5 मुस्लिम युवा पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के एक वीडियो को हिंदुस्तान का मुरादाबाद के किसी गांव का बताकर चला रहे थे, जिसमें एक पति ने अपने परिवार की हत्या कर दी थी। महिला और बच्चों की लाशें खून से रंगी हुई पड़ी थी, वो सब लाशें सड़कों पर, उनके वीडियो वो जो है सर्कुलेट कर रहे थे और हिंदुओं के खिलाफ जो कहा जा सकता है वो करने की कोशिश थी। तो ये तो एजेंसीज ने उनको पकड़ा है, लेकिन ये माना है कि शायद ये साजिश उससे कहीं बड़ी है। इस वक्त हम लोगों ने जिस तरह, मैंने कल आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी जो अभी आपको दिखाई नहीं दी, लेकिन बाद में अब वही निकल के आ रही है कि जिस तरह से आईएम के ब्लास्ट को, आईएम ने जो ब्लास्ट किए थे उस समय जो उन्होंने इस ब्लास्ट को अपने में शामिल किया था, वो कन्फ्यूज़न भी एक बड़ा कारण साबित हुआ था। और आज अगर आप अलग अलग अखबारों में देखेंगे, चूँकि हमारे उस वीडियो को बहुत ज़्यादा उसने यूट्यूब ने भी उसको लिमिटेड किया था, मैंने देखा उसको, उन्होंने लिख के भेजा था कि वो लिमिटेड है, और बहुत सारे लोगों को शायद उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उस घटना से बहुत सारे वो निकलते हैं कि किस तरह से एक देश जब आतंक से लड़ता है तो उसके लिए लोगों की तैयारी ज़्यादा बड़ी होती है। चूँकि एजेंसीज तो इसी तरह जांच करती हैं। कल उन दोनों डीबी के दोनों जस्टिस ने साफ कहा कि अगर आप गलत पकड़ते हैं तो 2 काम होते हैं, एक तो जनता का विश्वास हिला देते हैं, साथ ही असली अपराधी बचे रहते हैं, वो बाद में और हिंसा करते हैं। तो ये बात तो सही है। हालांकि आपने उसका बहुत ज़्यादा, चूँकि कल लोकसभा उसका संसद का सत्र था, लिहाजा इसलिए लोगों को राजनीति ज़्यादा दिखाई दी और ये कम दिखाओ, लेकिन इसके बावजूद अब पूरे राज्य में वहाँ एक गुस्से की लहर है। देवड़ा भी कह रहे हैं कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग हैं, और उस समय जो जांच कर रहे थे एटीएस के चीफ थे केपी रघुवंशी, उन्होंने भी कहा है कि इस पर वहाँ जाना चाहिए। हमने अपने हिसाब से एक मजबूत केस तैयार किया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हताशाजनक बात है, और उसको भारत की जनता का रिएक्शन भी हताशाजनक है कि किस तरह से ऐसे मसले पर जांच, हालांकि उनमें से ज़्यादातर जिनके लोग चले गए हैं उन लोगों ने तो यही कहा है कि शायद मोदी सरकार उस समय होती और वो जांच उस समय होती तो शायद ये छूटते नहीं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आता है तो वहाँ किस चीज़ को होगा। लेकिन मैं आपको 2 चीज़ें जो बता रहा हूँ वो कल ही मैंने इसीलिए बताई थी कि शायद उस समय किसी की नज़र उस समय नहीं जाएगी और यूट्यूबर्स को उस तरह से वो देखेंगे या नहीं वो बाद में देखेंगे, क्योंकि 2 ऐसे मामले थे। आईएम ने 2 बड़े मामलों को कंफ्यूज किया था और ये एजेंसीज़ के बीच में काफ़ी बड़ा विवाद बना था, और उसका असर आईएम वाले मामले में तो कहिए कि नहीं आया है, आईएम के वाले लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन इस मामले में वकीलों ने
राकेश मारिया के उस बयान को भी इस्तेमाल किया था जिसमें 2008 के IM के जो इंडियन मुजाहिदीन के जो लोग पकड़े गए थे, जिनके मुताबिक ये बम विस्फोट उन्होंने कराए थे। इस वक्त इस मामले में जो बम ब्लास्ट के, जो ट्रेन बम ब्लास्ट के, सीरियल ब्लास्ट के आरोपी थे, उनके वकीलों ने इस डिस्क्रिपेंसीज का इस्तेमाल किया था। हालांकि जो हाई कोर्ट है उसने तो बम बनाने का डिज़ाइन, उन सब का क्या, उस सब की कोई जो साम्यता है वो नहीं है, और जो जिस तरह से उनके बयान लिए गए थे उस पर डिटेल में लिखा है, आज आप सब देख सकते हैं। लेकिन कल मैं वही सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पर हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि एक अच्छी जर्नलिज्म की तरफ हम लोग बढ़ सकें। आज के लिए अभी इतना ही। शाम को फिर 8 बजे आप सबसे अनुरोध है, लाइव में जुड़िए। बड़ी संख्या में लाइव में आप जुड़ेंगे तो हमको अपने विषयों को धारदार तरीके से रखने में मदद मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप सहयोग करना चाहें तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।